हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 हमारा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। देखिए, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी बेसिक जानकारी, यानी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। वंशागति और विविधता यानी कि वेरिएशन से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं वंशागति, या हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सबसे पहले बात करें अनुवांशिकी की, तो देखिए अनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का जो प्रयोग है वो सन 1906 में विलियम बेटसन ने किया था। तो सबसे पहले विलियम बेटसन ने अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद यदि हम देखें तो विलियम बेटसन ने अपने अकॉर्डिंग एक अनुवांशिकी की डेफिनेशन भी दी। तो विलियम बेटसन ने क्या कहा कि जीव विज्ञान की वह शाखा या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत वंशागति, या हम ये कह सकते हैं जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम अनुवांशिकी कहते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि यदि हम अनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों का यदि एक साथ अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पे तो अनुवांशिकी के क्षेत्र में बेसिकली सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति ने काम किया तो वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की यदि हम बात करें तो बेसिकली इन्होंने लगभग ओवरऑल जो है 7 वर्षों तक अपना प्रयोग किया और उन्होंने अनुवांशिकी के क्षेत्र में कई सारे प्रयोग किए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने अनुवांशिकी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने ऐसे समय में जबकि कोशिका विज्ञान के बारे में भी बहुत कम ज्ञान था, मतलब उन्होंने उस समय अपने नियम प्रस्तुत किए जिस समय कोशिका या सेल बायोलॉजी के बारे में भी बहुत कम ज्ञान था। और उस समय मेंडल ने क्या किया कि कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे आज क्या कहा जाता है, वंशागति के नियम कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब अध्ययन किया, उन्होंने 7 वर्षों तक लगातार प्रयोग किया। बेसिकली उन्होंने प्रयोग भी किसके ऊपर किया था, मटर के पौधों में किया था, पाइसम सटाइवम के ऊपर किया था। तो अनुवांशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सबसे पहले, हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसे समय में उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए जिस समय कोशिका के बारे तक में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और उस समय मेंडल ने कई सारे नियम प्रस्तुत किए जिन्हें हम आज वंशागति के नियम से जानते हैं। देखिए, इसी कारण से ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये चीज़ जरूर आपको याद रखनी है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, तो इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा जो विलियम बेटसन है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम, तो विलियम बेटसन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, मतलब मॉडर्न, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो यदि आपसे पूछे कि अनुवांशिकी का जनक, तो आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल, और यदि आपसे पूछे कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, तो आपको बताना है विलियम बेटसन। इसके अलावा टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो टी.एच. मॉर्गन है, बेसिकली इन्होंने इकोलॉजी या इकोसिस्टम के ऊपर कई सारे अपने सिद्धांत व थ्योरियां दी है, लेकिन जो टी.एच. मॉर्गन है इन्हें क्या कहा जाता है, प्रायोगिक अनुवांशिकी का भी जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जो विलियम बेटसन है इनको आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, और टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं अनुवांशिकता की, तो देखिए अनुवांशिकता की यदि हम डिफिनेशन के तौर पे समझें तो देखिए लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना ही अनुवांशिकता कहलाता है। तो इसकी पहली डिफिनेशन क्या है कि यदि कोई भी लक्षण है वह यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है तो इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। इसकी यदि हम दूसरी डिफिनेशन देखें तो वो क्या हो सकती है कि लक्षणों का जनकों से संतानों तक पहुंचना ही अनुवांशिकता कहलाता है। तो दोनों परिभाषा का मतलब सेम है। यहां पे देखिए लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना, या हम ये कह सकते हैं कि जनकों से संतानों में पहुंचना, तो बात तो दोनों वही हो गई। तो कुल मिलाकर के कोई भी यदि लक्षण है, अनुवांशिक लक्षण है, तो बेसिकली उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, या ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं।
अब यदि हम विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस की बात करते हैं या विभिन्नताएं की यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस, तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले बाह्य आकारिकीय या इसके अलावा हम कहें कि कार्यकीय, इसके अलावा या हम ये कह सकते हैं कोशिकीय और व्यवहारिक एवं अन्य सभी अंतर को सामूहिक रूप से विभिन्नता कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जो पाई जाने वाली विभिन्नता है, चाहे वो आकारिकी विभिन्नता हो, चाहे वो कार्यकी विभिन्नता हो, चाहे वो कोशिकीय या व्यवहारिक विभिन्नता हो, इन सभी विभिन्नताओं को या हम ये कह सकते हैं कि इनके मध्य जो भी अंतर पाए जाते हैं, इन अंतर को ही मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, विभिन्नता या विभिन्नताएं कहते हैं या वेरिएशंस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि विभिन्नता और आनुवांशिकता, इनकी डेफिनेशन भी कभी कभी पूछी जाती है। तो विभिन्नता क्या होती है, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले, चाहे वो बाह्य आकारिकी लक्षण हो या कार्यकी, इसके अलावा कोशिकी या व्यवहारिक, कोई भी यदि अंतर है तो इनको सामूहिक रूप से हम विभिन्नता या विविधता कहते हैं या हम वेरिएशंस कहते हैं। अब देखिए पर्टिकुलर विभिन्नताओं को कई सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से विभिन्नताओं के जो प्रकार हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए बेसिकली विभिन्नताएं जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कायिक या जिसको हम क्या कहते हैं, दैहिक विभिन्नताएं, और वहीं दूसरी होती है आनुवांशिक विभिन्नताएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कायिक या दैहिक विभिन्नता क्या होती है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव या हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव वेरिएशंस या दैहिक विभिन्नताएं या कायिक विभिन्नताएं। तो देखिए कायिक विभिन्नता क्या होती है, तो देखिए वे सभी विभिन्नताएं जिनमें वातावरणीय कारकों का प्रभाव होता है, ऐसी विभिन्नताओं को ही हम क्या कहते हैं, कायिक या दैहिक विभिन्नता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इस प्रकार की विभिन्नताएं जो जीवों के शरीर में वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, मतलब इन्वायरमेंट के इफेक्ट से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उनको हम कायिक या दैहिक विभिन्नता कहते हैं। अब चूंकि ये कायिक या दैहिक विभिन्नताएं, इसलिए ये विभिन्नताएं कैसी होती है, अवंशागत होती है। मतलब ये विभिन्नताएं जो होती है ये वंशागत नहीं होती हैं, अर्थात एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। तो मेन डिफरेंस यही है, कायिक या दैहिक विभिन्नता में आपको यही ध्यान में रखना है कि इस विभिन्नता में वातावरण का इफेक्ट पड़ता है, और दूसरी चीज क्या है कि यह अवंशागत होती है, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। यदि कोई भी कायिक या दैहिक विभिन्नता है तो वह जनकों से संतानों में उत्पन्न नहीं होगी, या हम ये कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी में उत्पन्न या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। देखिए ये किसी एक विशिष्ट जीव तक ही सीमित रहती हैं। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई भी लक्षण है, अब जब अगली पीढ़ी में अब चूंकि कोई भी व्यक्ति यदि खत्म हो जाएगा तो वहां से उसका अस्तित्व उस रोग का खत्म हो जाएगा, तो अगली पीढ़ी में उसके लक्षण नहीं जा पाते हैं। तो ये किसी एक विशिष्ट जीव तक ही सीमित रहती है तथा उस जीव की मृत्यु के पश्चात ही समाप्त हो जाती है। मतलब अनुवांशिक रूप से अनुवांशिक लक्षणों के साथ ये लक्षण कभी भी अगली पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो कायिक या दैहिक विभिन्नता में क्या होता है, तो मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है कि इस प्रकार की विभिन्नता जो होती है जीवों के शरीर में वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, और इसके अलावा कायिक या दैहिक विभिन्नता जो होती है यह अवंशागत होती है, मतलब इनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब देखिए इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं आनुवांशिक विभिन्नता की, मतलब जेनेटिक वेरिएशंस की यदि हम बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है ये जीवों के जर्म प्लाज्म में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। बेसिकली जर्म कोशिकाएं जनन में भाग लेती है। अब चूंकि जर्म कोशिकाएं जनन में भाग लेती है, अतः ये विभिन्नताएं भी कैसी होती है, वंशागत होती है। तो आनुवांशिक विभिन्नता या हम ये कह सकते हैं कि वंशागत विभिन्नता। अब चूंकि वंशागत विभिन्नता जो है आनुवांशिक विभिन्नता है, तो ये इनके जो लक्षण है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनकों से संतानों में भी उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है, तो इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है ये किसी भी जीवों के जर्म प्लाज्म में जब परिवर्तन होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जर्म कोशिकाएं होती है वो जनन में भाग लेती हैं, और जर्म कोशिकाएं जब जनन में भाग लेती हैं जिस कारण से ये विभिन्नताएं कैसी होती है, वंशागत होती है, अर्थात जनकों से संतानों में उत्पन्न होती हैं। मतलब कोई भी यदि विभिन्नता जीवों में है तो वो अगली पीढ़ी में यानी कि जनकों से संतानों में भी पहुंच जाती है। अब देखिए आनुवांशिक विभिन्नता को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आनुवांशिक विभिन्नता के दो भाग होते हैं। पहला है सतत विभिन्नताएं, यानी इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशंस।
तो देखिए कंटिन्यूस शब्द ही बना है कंटिन्यू से, मतलब कंटिन्यू का मतलब है लगातार। तो देखिए यदि हम बात करते हैं सतत विभिन्नताओं की, तो ये जनकों से संतानों में होने वाली सूक्ष्म एवं अस्पष्ट विभिन्नता है और इनको अस्थिर विभिन्नता भी कहते हैं। यह चीज जरूर आपको याद रखनी है कि जो सतत विभिन्नता है इनको अस्थिर विभिन्नता भी कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्नताएं जो है स्थिर नहीं होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अस्थिर या सतत। मतलब सतत रूप से क्रमशः ये विभिन्नताएं जो है हमेशा चलती रहती है, इसी कारण तो इसको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्नताएं जो है लगातार जनकों से संतानों में उत्पन्न होती रहती है, इसीलिए इनको हम अस्थिर विभिन्नता भी कहते हैं कि ये विभिन्नता स्थिर नहीं रहती है, अर्थात अस्थिर होती है। इसके अलावा दूसरा क्या है, असतत विभिन्नता, यानी इसको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस की यदि हम बात करते हैं तो यह जनकों से संतानों में होने वाली बड़ी एवं स्पष्ट विभिन्नता है। बेसिकली यह बड़े स्तर पे होती है तथा स्पष्ट विभिन्नता होती है, और इनको उत्परिवर्तन भी कहते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कोई भी जीवों के अनुवांशिक गुणों में अचानक होने वाला परिवर्तन। तो देखिए जीवों के अनुवांशिक गुणों में अचानक यदि कोई परिवर्तन होता है, उस स्थिति में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस या हम ये कह सकते हैं कि असतत विभिन्नता जो है उत्पन्न होती है, क्योंकि यह विभिन्नता क्या होती है, स्थिर होती है और उत्परिवर्तन के कारण भी होती है, मतलब म्यूटेशन के कारण भी उत्पन्न होती है। तो बेसिकली जो असतत विभिन्नता होती है इनको उत्परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवों के अनुवांशिक गुणों में अचानक आए परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो अनुवांशिकता है और विभिन्नता है और विभिन्नता के जितने भी प्रकार हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।